बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हवाले से है। एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखें कि यही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब हम जुडिशरी को पढ़ाते हैं तो इस कानून के पढ़ने का तरीकाकार कुछ और होता है। हमने उस कानून में क्या करना होता है, मुख्तलिफ सेक्शंस को आपस में लिंक करना होता है और उनको एक्सप्लेन करते हुए एक्सपेंड करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। सेम यही लॉ जब हम पढ़ेंगे लॉ गैट के लिए तो हमने इसको लिमिटेड करते हुए सिर्फ वो बातें उनके ऊपर तवज्जो देनी है जो हमारे पेपर में आ सकती हैं। 3 सवाल सी लॉ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, अगर आप इस एक लफ्ज़ को जहन में रख लें तो आपके कितने सवाल क्लियर हो गए? 3 क्वेश्चंस। और वो लफ्ज़ क्या है? मे। अब बात है कि मे में ऐसी क्या ख़ास बात है। कानून में 2 अल्फाज होते हैं, एक होता है मे का और एक होता है शेल का। फ़र्क क्या है? मे और शेल में ये फ़र्क होता है कि जहाँ पर लिखा होगा द कोर्ट मे ग्रांट, तो इसका मतलब है अदालत वो रिलीफ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। और अगर कहीं पर होगा द कोर्ट शेल ग्रांट तो फिर तो वो रिलीफ देना ही देना है। और ये पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब, क्योंकि पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ही डिस्क्रिशनरी रिलीफ, तो लिहाजा इस पूरे एक्ट में जितने रिलीफ हैं वो सब के सब क्या है? मे के साथ हैं। और इसका एक सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वो याद रख लें। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और वो कौन सा है? और जब पेपर में ये क्वेश्चन है तो फिर ये नहीं कहना कि जी सर ये आपने पेपर बना के भेजा था, वो क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे। अब आल तो पुराने क्वेश्चंस कोई होंगे सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बट सवाल ऐसे ही होंगे। और वो कैसे होगा, गौर से सुनिएगा। अच्छा, पहले कानून इसका है क्या? स्पेसिफिक रिलीफ। कानून क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है? ख़ास। कि जब आप अदालत में जाएं और जाकर उससे कहा कि मुझे जी यही रिलीफ चाहिए, एक ख़ास रिलीफ, अदालत आपको कहे और पैसे ले लें, आप कहें नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ये चीज़ ही चाहिए। तो उस मकसद के लिए जो कानून हमें फेवर करता है वो कौन सा कानून है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। किस तरह फेवर करता है कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए रिकवरी, किस चीज़ की रिकवरी चाहिए? रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए आपको। किस चीज़ की पोजेशन चाहिए? एक आपको चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कर लें ताकि सीक्वेंस में चलते हैं हम। इमूवेबल प्रॉपर्टी की, या आपको रिकवरी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी की। अब सादा सी बात है, फ़ोन दिखाना। मेरा ये फ़ोन है और मैं बेचना चाहता हूँ। मेरा ये फ़ोन है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी 20,000 रुपये में किसी ने ये फ़ोन लेना है। आप में से कोई बंदा 20,000 रुपये में इसको क्या कर देता है? ओके। बाद में पता चलता है कि जिसकी प्राइस फ़ौरन बढ़ गई है तो 40,000 हो गई है। मैं 20,000 का क्यों बेचूंगा? मैं तो नहीं बेचूंगा। मैं तो कहूँगा नहीं जनाब, आपकी और मेरी डीड कैंसिल। तो फिर क्या है? मैं कहूँगा जी अपने 20,000 पकड़ें और अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं, मैं क्यों इसको बेचूं? लेकिन आप अदालत में जाकर कहते हैं कि नहीं जनाब, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो जनाब रिकवरी चाहिए। किसकी? उसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो जब आप अदालत में जाकर कोई ख़ास चीज़ मांग लें और अगर वो ख़ास चीज़ क्या हो? मूवेबल, तो सबसे पहला रिलीफ अदालत आपको जो स्पेसिफिक रिलीफ में देती है वो आपकी पोजेशन को क्या करके देती है? आपको रिकवर। किस चीज़ की पोजेशन? मूवेबल की। या किस चीज़ की पोजेशन? इमूवेबल। इमूवेबल ज़मीन जायदाद, मूवेबल गाड़ी, मोबाइल, एक्स वाई जेड, तमाम चीज़ों की। आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये है मोड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये पेपर में क्या सवाल आएगा कि बताएं जी व्हाट आर द मोड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो पहला मोड क्या है? रिकवरी ऑफ पोजेशन। आपसे वो ये पूछेगा कि विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी पोजेशन थ्रू इस कानून आप ले सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल। तो जवाब क्या होगा फहीम आपका? कौन सी पोजेशन, किस प्रॉपर्टी की? मूवेबल की नहीं ले सकते। दो नाल होर दो अखा ला के वेख, किसकी ले सकते हैं? दोनों की। क्वेश्चन ये है, आपसे वो ये सवाल पूछेगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ज़रिए से किस प्रॉपर्टी की पोजेशन हासिल की जा सकती है? मूवेबल की, इमूवेबल की, या दोनों की? तो जवाब किसका होगा? दोनों की, मूवेबल की और इमूवेबल की। अब अगली बात वो आपसे ये पूछेगा कि जनाब ये बताएं कि जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी पोजेशन को रिकवर करना है, इसके कितने तरीके हैं? तो कितने तरीके हैं? 2। एक है सेक्शन 8 में
और एक है सेक्शन 9 में। एक एक लफ्ज़ याद रख लें, ये है समरी और ये है रेगुलर। कितने तरीके हैं? 2, समरी और रेगुलर। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बाद में किताब की तरफ चले जाते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। पेपर में क्या आएगा, लेकिन समझ वाली बात होगी तो पेपर में जो भी देगा आपको समझ आ जाएगी क्लियर। अब ये जो जगह जहाँ पे मौजूद है, इसका पोजेशन किसके पास है? मेरे पास है इसका पोजेशन। अब अगर आप मुझे इसकी पोजेशन से बाहर ज़बरदस्ती निकाल दें तो अब मैं किस सेक्शन के तहत मुकदमा करूँगा? क्योंकि मैं किस में था? पोजेशन में। और पोजेशन से मुझे क्या किया गया? क्या किया गया? डिस्पोजेस। और डिस्पोजेस भी किस तरीके से किया गया? अगर मुझे डिस्पोजेस किया गया अनलॉफुल तरीके से, तो मैं जो मुकदमा करूंगा किस सेक्शन के तहत करूंगा? सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 का मुकदमा वो आपसे पूछेगा कब होगा? कि जब किसी को अनलॉफुल तरीके से डिस्पोजेस किया जाए, तो वो पोजेशन अगर उसको वापस चाहिए तो सेक्शन 9। आपके पास इस घर की पोजेशन है, इसकी पोजेशन है आपके पास, और अगर आप कहेंगे जी मैं मालिक हूं, मुझे पोजेशन चाहिए, तो फिर आप सेक्शन 9 नहीं, सेक्शन 9 में सिर्फ वो आएगा जो काबिज था। और अगर कोई मालिक था तो वो किसके तहत मुकदमा करेगा? वो करेगा सेक्शन 8। क्योंकि सेक्शन 8 में आपने सबसे पहले अपनी क्या चीज़ साबित करनी होती है? टाइटल। और टाइटल का मतलब क्या होता है? कोई आपकी मलकियत वगैरह आपने साबित करनी होती है। तो दोनों में फ़र्क समझ आ गया कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 9 में कौन, वो आपसे पूछेगा सेक्शन 9 में कौन मुकदमा करेगा? कि जो पोजेशन में था, इलीगली डिस्पोजेस हुआ, किस सेक्शन में आएगा? 9। 8 में क्या होगा कि जो बंदा, आप में से जितने भी लोग आप कहते हैं जी मैं ज़मीन का मालिक हूँ, तो फिर रिकवरी करनी चाहिए पोजेशन की, आप किस सेक्शन के तहत आएंगे? क्योंकि आप काबिज नहीं है, सिर्फ मालिक हैं, तो किस सेक्शन में आएंगे? 8। और अगर कोई क्या हो? काबिज हो, यानी कि इन पोजेशन, और उसको अनलॉफुली क्या करें? डिस्पोजेस, तो फिर किसके तहत आएगा सेक्शन? ये एक सवाल कन्फर्म है इसमें बगैर शक के। अगर काबिज नहीं है तो आ सकता है 8 में। 8 में कोई भी आ सकता है, लेकिन 9 में कौन आएगा? जो क्या था? पोजेशन से क्या हुआ, लेकिन डिस्पोजेस कैसे हुआ? अनलॉफुल। अगर किसी को लॉफुली आपने कोर्ट के इजेक्शन ऑर्डर के बाद डिस्पोजेस किया तो फिर नहीं, अनलॉफुली। यहाँ से ये एक सवाल जो इस सिर्फ ये 2 से 3 पॉइंट से आएगा, वो आपसे ये पूछेगा कि जी हु कैन फाइल आ सूट अंडर सेक्शन 8। नीचे कंडीशंस होंगी कि हु वाज अनलॉफुली, या जो ड्यू कोर्स से हटकर उसको डिस्पोजेस किया गया, बट ही वाज अंडर। वो आपसे पूछे पोजेशन होना किस में ज़रूरी है? किस में है? सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में? 9 में। 8 में क्या होना ज़रूरी है? मलकियत। मैं यहाँ का क्या हूँ? किराएदार। मैं किराएदार हूँ। अगर मैं किराएदार हूँ और मुझे डिस्पोजेस किया जाता है, तो वो कहता है सेक्शन 9 में कब्जा होना चाहिए, चाहे किराएदार के तौर पर था या जिसके तौर पर मर्जी था। और अगर आप लोग हैं तो आप सिर्फ उस सूरत में कब्जा हासिल करेंगे जब आप मालिक हैं, क्योंकि आप इस घर से किधर बैठे हैं? बाहर। तो बाहर से अगर कोई आएगा तो कौन आएगा? सिर्फ वो शख्स जो इसका क्या है? मालिक। और सेक्शन, तो इसमें समरी ट्रायल क्या होता है? अदालत अगली कहानी नहीं पूछती। अदालत ये नहीं पूछती कि क्या, क्यों, कैसे से पूछती है ये बंदा घर में था, आपने इसको गैर कानूनी तरीके से क्या किया? डिस्पोजेस किया, चलें घर इसको वापस दे दें। इतनी सी बात, इससे लंबी बात अदालत इसमें सुनती ही नहीं है। ये हो गया जनाब हमारे कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8 और सेक्शन 9। उसके बाद सेक्शन 10 और 11 किसके साथ रिलेटेड है? मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। अब ये फ़ोन जो है, क्या, अच्छा नाम क्या था तुम्हारा? मुझे नाम भूल गया। शेब। अब ये फ़ोन है ना, ये किसके पास आ गया? मेरे पास। मैंने लिया किससे? शेब से। ये तुम अपने पास रख लो भाई, जाओ याशी करो, तुम्हारा हो गया। अब इससे किसने छीना है? किसने लिया है? किसका मसला है? मैंने। है किसके पास? ये तो, जब मैं तुमसे चाहूँगा तुमसे वापस ले लूँगा मैं, ठीक है। अब मेरी बिहाफ पे किसके पास है? अब ये मुकदमा करता है किसके खिलाफ? फ़हीम के खिलाफ। तो फ़हीम आगे से क्या कहता है? जी मैंने तो इसे लिया ही नहीं, ठीक है। तो सेक्शन 10 कहता है, 11 कहता है कि भाई साहब, अगर किसी बंदे के पास एक चीज़ जो किसी और की है और वो किसी और की बिहाफ पे रख के बैठा है, तो असल मालिक जब भी मांगेगा ये उसको देने का पाबंद है, अगर वो चीज़ कौन सी है? मूवेबल चीज़ है। आप गाड़ी के मालिक हैं, आप क्या हैं? गाड़ी के
मालिक। बाज़ को तो हम गाड़ी किसी को दे देते हैं, या हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट कोई भी ऐसी कहानी हुई, गाड़ी दी, उसने आगे क्या किया, किसी और को दी। जब मैंने देखा, मैंने कहा भाई गाड़ी वापस कर। वो कहता जी मैंने तो आपसे ली नहीं। मैं कहता जी मैं इसका क्या हूँ, मालिक हूँ, मुझे ये गाड़ी चाहिए। तुम आपस में मामलात देख लो, लेकिन गाड़ी किसकी मलकियत है, मेरी। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो सेक्शन 10 कहता है बिल्कुल जी ऐसा हो सकता है। अगर कोई एंटाइटल्ड हो तो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी जो वो पोजेशन है, उसको रिकवर कर सकता है। तो ये तो एक हो गया हमारा, किस चीज़ के हवाले से हो गया, ये हो गया हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। उसके बाद अगली बात आती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक सवाल यहां से आना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहले वाला रिलीफ कौन सा था, कौन सा था, रिकवरी ऑफ पोजेशन। दूसरा कौन सा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कौन सा सेक्शन इसका है, हमारा 12-13 सेक्शन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। और जब मैं ये मुकम्मल करूंगा तो ये सेक्शन 5 हो जाएगा मुकम्मल आपका, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी हो जाएंगी। स्पेसिफिक और अगला लफ्ज़ क्या है, परफॉर्मेंस। वहां पर क्या था, पोजेशन, कि जब कोई चीज़ आपकी किसी के पास और आप उसको वापस लेना चाहते हो तो आप रिकवरी ऑफ पोजेशन करेंगे। अब दूसरा दावा ये है कि आप अदालत में जाकर ये कहें कि जी मुझे ये चाहिए कि ये शख्स जो स्पेसिफिक पार्ट इसने जो मेरे साथ मुआहदे में किया था वही पार्ट परफॉर्म करे। क्या मतलब है, पिछले दिनों प्राइसेस हाई हुई है कि नहीं हुई अचानक, बहुत से भी ज़्यादा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मसले आए कि नहीं आए, परचेजिंग और थी, जब तक वो माल यहाँ पर पहुँचा और आपको डिलीवर और आगे तक बात पहुँची तो क्या हो गया, रेट बढ़ गया। दरमियान में आप लोगों ने एग्रीमेंट्स भी किए होंगे कि जब मेरा माल आएगा तो मैं आपको दूंगा, और उसके ऊपर एक रेट भी फिक्स हुआ होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब माल पहुंचा तब तक आप उस पोजीशन में नहीं थे कि सेम रेट पर उसको क्या करते, देते। अगर किसी ने इनकार कर दिया तो कानून ये कहता है कि ना, जब आपने एग्रीमेंट कर लिया तो अब आपने उसको स्पेसिफिक, अब अगला बंदा क्या कहता है कि जी आप फाड़ अपने पैसे, मैं तेरा लेके मैं इस रेट पर दे सकता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर वो बंदा अदालत में चला जाए और कहे कि जी हमारा एग्रीमेंट हुआ था, मैंने उसको पेमेंट कर दी थी, अब मुझे पैसे नहीं, अब मुझे ये चाहिए कि ये शख्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। तो बात मेन सिर्फ ये है कि जहां पर आप कहें कि जो कंपनसेशन है, जो कंपनसेशन है, या तो वो डिटरमिन नहीं हो सकती, अगर डिटरमिन हो सकती है तो वो एडिक्वेट ना हो। एडिक्वेट ना होने का मतलब क्या है कि मौजू ना हो। आप कहें कि नहीं जनाब, अब 3 महीने तो मैंने इंतज़ार किया, 3 महीने बाद ये मुझे चीज़ डिलीवर कर रहा है, अगर मुझे नहीं मिलती तो अब मुझे नए रेट पे परचेज़ करनी पड़ेगी। मैंने 3 महीने पहले इसको पेमेंट करके इसे बुकिंग करवाई है, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ पर होती है कि जहाँ पर आप अदालत में क्या कहें कि मनी या तो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, या कंपनसेशन यहाँ पर डिटरमिन नहीं हो सकती, या मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अगर ये शरायत हो, मेन शर्त क्या है, मनी एडिक्वेट रिलीफ अगर ना हो तो कोर्ट आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तौर पर कौन सा स्पेसिफिक रिलीफ दे सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ये हो गए 2 रिलीफ। तीसरा रिलीफ जो आपको मिलता है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। कौन सा सेक्शन है जी रेक्टिफिकेशन का, 31 से लेकर कहां तक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 31 से लेकर 34। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई करना, करेक्शन करना, किस चीज की, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक एम्बिग्यूअस वर्ड है। कौन सा वर्ड है, एम्बिग्यूअस वर्ड कौन सा होता है जिसके एक से ज़्यादा मतलब हो। एक मतलब तो इसका ये है कि आप इसको इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, एक मतलब है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन कानून में नहीं। कानून में इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसा कागज़, ऐसा कागज़। कौन सा कागज़, जिसके ज़रिए से राइट एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो। तो क्या डीड के ज़रिए से राइट ट्रांसफ़र होता है, तो डीड जितनी भी ये सारी किस्में आती हैं इंस्ट्रूमेंट। अब गौर से इस लफ्ज़ को दोबारा पढ़े, आपको समझ आएगी। पढ़ना क्या चाह रहे हैं हम, रेक्टिफिकेशन किसकी, इंस्ट्रूमेंट की। गाड़ी है किसी के पास, बेचनी है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, बेचनी है, कौन सी है, ऑल्टो है, कितने की बेचनी है, अल्लाह क्योंकि ये ऑल्टो है तेरी, जैपनीज का मॉडल है, हाँ
तो मॉडल कौन सा जो 35 लाख के बंदे को? हाँ 21 भी इतने की नहीं है यार, जो मर्जी कर ले। हाँ जो मर्जी कर ले। अगर टर्बो है तो फिर उसको वो सेमी में किधर लेके जा रहा है, उसको तो बेड़ा घर को, उसकी तो एवरेज ही कोई नहीं होगी। और जब मिक्स करो जहाँ पे टर्बो इंजन आ जाए, उसको एवरेज किधर रह जाती है उधर। तो फिर जो सेमी हाइब्रिड है उनकी एवरेज कितनी है? 25 प्लस होती है। टर्बो के साथ सेमी हाइब्रिड बनाकर वो खुसरा जो गाड़ी के साथ मेकअप कर ले, और कुछ नहीं है। तो ये तो वही वाली बात है। अच्छा खैर, बेच लीजिए आल्टो 35 लाख की। डील कितने की हुई है? जब हम एग्रीमेंट लिख रहे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और उसके बाद क्या हो गया? लाख लिखा गया, सारा डील डन हो गई। हमने जाकर उसको रजिस्टर करवा दिया, गाड़ी इसने मेरे हैंड ओवर कर दी। मैंने इसको जब पैसे दिए तो मैंने इसको दिए 3.5 लाख रुपये। कितना दिया? वजह क्या है? एग्रीमेंट में कितना लिखा हुआ है? 3.5 लाख। अब बात यह है कि अब इसमें दो वजह हो सकती हैं। कौन सी दो वजह हो सकती हैं? या तो किसी ने फ्रॉड के साथ ये लिखा, या दोनों गलती में पता नहीं चला और ये बात लिखी, ऐसा हो गया। अब सवाल यह है कि डील हमारी ओरिजिनल है। डील क्या है हमारी? ओरिजिनल। हम डील को ओके रखना चाहते हैं, हम रजिस्टर करवा चुके हैं ना। अब जब रजिस्टर करवा चुके हैं तो अब क्या किया जाए कि हमारा ये मामला चलता रह जाए? तो हम जाकर अदालत के ज़रिए से एक दावा दायर करेंगे कि जनाब बाकी सारी बातें ठीक हैं, गलती से ये 1 0 यहाँ पर लगाई नहीं गई। अब मैं तो कितने पैसे देने को तैयार हूँ? 3.5 लाख, क्योंकि एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। ये जाएगा अदालत में और जाकर कहेगा कि जनाब नहीं 3.5 लाख नहीं, ये कितने की गाड़ी थी? 35 लाख की। अब मैं कहता हूँ जनाब अगर इतनी बात होती तो ये अंधा था, इसने उस वक्त देखा क्यों नहीं था? आप देख लें, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब अदालत ने क्या करना है? उसने ये देखना है कि यार असल में ये लोग जो डील करना चाह रहे थे वो कौन सी थी, असल में जो डील करना चाह रहे थे वो कौन सी थी। अब मुझे इतनी सी बात बता दें, पाकिस्तान में 3.5 लाख में 2023-21-23 की आल्टो क्या मिल सकती है? नहीं मिल। तो मतलब अगर कोई फ़र्क होता 30-32 इतने की तो शायद आ सकती है, 30-35 तो इस रेंज में इतने का फ़र्क होता तो अदालत कहती नहीं भाई जाओ अपनी डील तुम खुद ही कर लो। लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा और बड़ा वाजे, तो चाहे वो लिखा हुआ 3.5, अदालत कहेगी वो नहीं भाई 3.5 में तो ये गाड़ी होती ही नहीं है, ये 35 ही होगा। ये वाकई क्या लिखा गया होगा? गलत लिखा गया होगा। या दूसरा फिगर हो सकता है कि ये 30,50,000 हो सकता है, या ये कितना हो सकता है? 35 हो सकता है। ये 3.5 लाख हो सकता ही नहीं है। तो ऐसे मामलों पे हम अदालत में जाते हैं कि जब हम कहते हैं कि जनाब बाकी हमारा, अभी आपने रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री पे पैसे लगे, घर की रजिस्ट्री पे कितने? नॉन फाइलर है तो 1 करोड़ पे कितना? 1 करोड़ पे 11 से 12 लाख नॉन फाइलर। वो आजकल नए टैक्स लग गए हैं। फाइलर के ऊपर कितना है? 6-7 लाख। अब मैंने अगर डीसी रेट के हिसाब से जो भी, वो तो 1 करोड़ जितना भी डीसी रेट बनाइए मार्केट, जब आपने डील में 1 करोड़ लिखती हो तो आपने 6-7 लाख रुपये देना है। अब हमने 6-7 लाख रुपये दे दिया, पता चला जी हमने जो डील लिखी है प्लाट ये वाला लिखना था और लिख कौन सा दिया? ये वाला। अक्सर ऐसा हो जाता है, पता नहीं चलता, प्लाट नंबर गलत हो गया, कोई निशानदेही गलत हो गई, डील हमारी बिल्कुल फेयर है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि अगर हम उसको कैंसिल करवाते हैं तो फिर हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा? उसको रजिस्टर। सरकार पैसे वापस नहीं करेगी तो दोबारा रजिस्ट्री पे पैसे क्या करने पड़ेंगे? दोबारा देने पड़ेंगे। ऐसे मामलों में हम अदालत में जाके क्या करते हैं? ऐसे मामलों में हम कैंसिलेशन नहीं करते। हम क्या करते हैं? अदालत को क्या कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट को क्या करे? रेक्टिफाई, कि जनाब हम ये घर इसको मैंने बेचना था, गलती से मैंने इसको, ये भी सेम ऐसा ही केस आया मेरे पास। उसमें उसने क्या किया? सड़क के इस तरफ भी उसकी ज़मीन है और सड़क के इस तरफ भी उसकी ज़मीन है। उसने 3 मरले बेचे और वो जो 3 मरले बेचे उसने मेंशन किया मस्जिद के साथ वाले 3 मरले, मस्जिद के साथ वाले। लेकिन जो फ़र्द जारी हुई गलती से किधर की जारी हो गई? इस साइड की। लेकिन अब वो इंटेंशन कहाँ से पता चल रही है? मस्जिद के साथ वाले 3 मरले। कागजात में कौन सी आई है लोकेशन? उसके अपने घर वाली। लेकिन उसका अपना घर मस्जिद के साथ वाली ज़मीन पे नहीं है, तो उसने कौन सा दावा दायर करना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल जो पेपर वाली बात है वो कौन सी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसे, इसमें लफ्ज़ लिखिएगा जो पेपर में आना है, मैं आपको लफ्ज़ लिखवा देता हूँ। 31 सेक्शन में लिखा हुआ जो लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़ है जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो लफ्ज़ जनाब इसमें आएगा
कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड के म्यूचुअल मिस्टेक और फ्रॉड का लफ्ज़ याद रख लें। कौन से दो लफ्ज़ याद रखने हैं? एक तो लफ्ज़ है म्यूचुअल मिस्टेक और दूसरा लफ्ज़ क्या है? फ्रॉड। ये कभी भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये सवाल आपका इन दो लफ्ज़ों के बगैर आ जाए, याद हो ना हो। फ्रॉड और समझ आए या ना आए, करना क्या है पेपर में फ्रेम, अगर कहीं पर भी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ आए ना और नीचे ऑप्शन में आपको ये दो लफ्ज़ नजर आए तो ये ठीक होंगे। और स्टेटमेंट में क्या लफ्ज़ नजर आए कि जी अगर म्यूचुअल मिस्टेक या फ्रॉड हो जाए तो डॉक्यूमेंट क्या होगा? कैंसिल होगा या रेक्टिफाई होगा? तो जब म्यूचुअल मिस्टेक और फ्रॉड आए तो डॉक्यूमेंट क्या होगा? ये कंफर्म क्वेश्चन है। किस तरह पूछेगा वो कि जी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की सूरत में कौन सी कंडीशंस हैं? तो वो कंडीशन है या तो म्यूचुअल मिस्टेक पे या फ्रॉड पे। और दूसरा सवाल वो घुमा के पूछेगा कि अगर फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हो तो डॉक्यूमेंट को आप क्या कराएंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएंगे या क्या करवाएंगे? उसकी रेक्टिफिकेशन। तो हम क्या करवाएंगे? असल में इसमें तीन चीजें हैं ना कंफ्यूज करने वाली। कौन कौन सी? एक तो होगी रेक्टिफिकेशन, अगली चीज जो है वो है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हो गया, ठीक हो गया। और अगली चीज क्या है? अगली चीज है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये तीन चीजें हैं। बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि जी उसने आपसे क्या करना है, स्टेटमेंट देनी है और पूछना क्या है कि इस सूरत में ये बताएं कि क्या इस सूरत में जो आपका डॉक्यूमेंट है वो रेक्टिफाई होगा या रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा या डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा? कैंसिल। अब बात है कि आपने जहन में रखना कि जहां पर क्या हो या फ्रॉड तो डॉक्यूमेंट क्या होगा? रेक्टिफाई। तो डॉक्यूमेंट क्या होगा? रेक्टिफाई। रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका उस वक्त होगा कि जब कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, टर्मिनेबल है या अनलॉफुल है। अगली बात इस पे, ये रिसीजन पे कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड, अच्छा लफ्ज देखिएगा यहां पे गौर से, वाइडेबल, टर्मिनेबल या अनलॉफुल। ये देखें जनाब, क्या याद रखना आपने, गौर से देखिएगा। अगर वो लिखे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि यहां पर ये लफ्ज मैंने क्या लिखा है? वाइडेबल ना। इधर भी लफ्ज क्या आएगा? वाइड या वाइड एबल। तो वाइडेबल का लफ्ज यहां पर भी और वाइडेबल का लफ्ज यहां पर भी है, ठीक है। लेकिन अगर वो लिखे वाइड एबल इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा उसने? वाइडेबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर वाइडेबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो क्या होगा? कैंसिल। और अगर वाइडेबल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी क्या होगी? ठीक हो गया। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी? रिसीजन। रिसीजन का मतलब होता है कैंसिलेशन। और वाइडेबल इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी? कैंसिलेशन। ये चीजें मिक्स नहीं करनी, ये तीन चीजें अलग अलग करके मैंने आपको क्यों बताई। अब गौर से एक बार दोबारा देख ले, फिर मैं आपके सवाल, सिर्फ दो तीन पॉइंट इसमें हो रहा है, फिर आपको सवाल लेता हूँ। देखिए ये तो पहला खाता क्लियर कर दिया, म्यूचुअल मिस्टेक और फ्रॉड है तो क्या है? ये हो गया। अच्छा अब लफ्ज आपने देखना कौन सा, तो उसकी क्या होगी? और लफ्ज क्या हो गया? तो फिर क्या हो गया? इस तरह याद रख लें, ठीक है। अगर वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहे तो क्या होगी उसकी? और अगर वो कहे कि वाइडेबल, तो फिर क्या होगी? कैंसिलेशन होगी। लेकिन कैंसिलेशन में उसने दूसरा लफ्ज दिया है कि वाइड हो या वाइडेबल हो, वाइड हो या वाइडेबल। और आपको अगली बात है, एप्रीहेंशन ऑफ हार्म भी हो। एप्रीहेंशन क्या हो? ऑफ हार्म। नाम क्या आपका? उमर। गाड़ी 25 लाख की बेच दो। सीला क्लियर है, मेरी जिम्मेदारी। बोलो। ओके हो गया। एग्रीमेंट साइन हो गया। क्या हो गया? एग्रीमेंट साइन हो गया। कितने में? 25 लाख में। डील होगी। रह गया हुन गड्डी देगा? हुन नहीं देगा ना, क्योंकि असल बैकग्राउंड क्या था पीछे?
गया। अब क्या होगा, अब ये कहता है जनाब किस्सा ख़त्म, लिहाजा मैं इस पे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन डॉक्यूमेंट किसके पास पड़ा है? वो मैं कल को इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगा सकता हूँ ना, कि इसको कहे जी इसके मुताबिक मुझे गाड़ी दे। तो ये अब क्या करेगा, अगर इसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट कोई गलत मेरे पास मौजूद है और इसमें है एप्रीहेंशन ऑफ हार्म, कि कल को मैं इसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसकी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। के जनाब ये जो डॉक्यूमेंट इसके पास पड़ा है ये कैंसिल करवाएं, वरना ये शख्स मुझे इस डॉक्यूमेंट से नुकसान पहुंचा सकता है। कौन से डॉक्यूमेंट से? जो डॉक्यूमेंट क्या है, या तो वाइड, या क्या है, वाइड एबल, और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, या टर्मिनेबल, या अनला, वो जो भी होगा। लफ्ज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या मांगेंगे, रसीद, और इंस्ट्रूमेंट की क्या मांगेंगे, कैंसिलेशन। क्लियर हो गया। अगला आए जनाब, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है डिक्लेरेशन। क्या है, डिक्लेरेशन। अगला रिलीफ। कितने रिलीफ हो गए जनाब हमारे अभी तक? 3 ये हो गए, और इधर कितने थे? 5 टोटल हो गए ना। एक सवाल पता कौन सा आएगा जो 100% आना ही आना है, उसमें उसने इन 5 में से कोई 3 लिखकर पूछ लें, ऑल आर करेक्ट। कौन कौन से मोड्स हैं स्पेसिफिक रिलीफ के? एक लिखा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक होगा रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होगा वहां से कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नीचे होगा ऑल आर करेक्ट। ये जितने मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारे क्या है, मोड्स। किसके मोड्स? स्पेसिफिक। कितने हो गए अभी तक मोड्स? 5। एक और मोड लिखते हैं, डिक्लेरेशन। ये देखो भाई, ये हो गया एक रिकवरी का, दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा, चौथा और 5वां कैंसिलेशन। 5 हो गए। छठे रिलीफ पे आए जरा। छठा है डिक्लेरेशन। क्या है, डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन कब होता है? ये होता है इस्तकरार हक। आपका एक प्लाट है और लोग उसमें से रास्ता बना लेते, गुजरते हैं, और आपको डर है कि कल को ये रास्ता पक्का ही ना हो जाए, मेरा प्लाट मेरे हाथ से ना चला जाए। आपकी चीज है, आपकी मलकियत और कब्जे में है, और कोई और शख्स उसका दावेदार अगर खड़ा हो रहा हो, तो आप कौन सा दावा करेंगे? सूट फॉर डिक्लेरेशन। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन कब होता है? कि जब आपके पास क्या हो, कोई लीगल राइट हो या लीगल करेक्टर। लीगल राइट, लीगल करेक्टर क्या है? एग्जैक्ट नाम क्या है आपका पूरा? मोहम्मद उमैर मुगल। अगर कहीं पर यह लिखा जाए मोहम्मद उमैर अहमद, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। एक डॉक्यूमेंट पर उमैर मुगल है, एक पे उमैर अहमद है, बनेगा। आपका जो लीगल करेक्टर है वो क्या है? उमैर मुगल। तो आप अदालत में जाएंगे, कौन सा सूट फाइल करेंगे? कि जनाब डिक्लेयर करें कि मैं उमैर अहमद नहीं, उमैर मुगल। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, जब आपका कोई भी इस तरह का नाम गलत हो, हर मामले पे हम क्या करते हैं? सूट फॉर डिक्लेरेशन। या जब कोई आपकी प्रॉपर्टी है और दूसरा उसको डिनाई करे कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन कब्जा भी किसका है? आपका। मलकियत भी किसकी है? आपकी। तो अब यहाँ पर आप पोजेशन क्यों लेंगे? पोजेशन तो है ऑलरेडी आपके पास। तो आप क्या करेंगे? फाइल उसमें डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन कब फाइल करेंगे? जब आपके पास क्या है? राइट है, और क्या है? करेक्टर है। और कोई शख्स या तो उसको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उसको डिनाई। अगली बात याद रखनी, या तो डिनाई कर रहा है, या वो क्या है? या वो क्या है? इंटरेस्टेड टू डिनाई। अभी तक डिनाई किया नहीं है, लेकिन इंटरेस्टेड टू डिनाई है, करना चाहता है कि जी मैं ये तो मैं देख लूंगा, ये तो आपकी चीज है ही नहीं, मैं आपसे ले लूंगा। तो अगर वो डिनाई कर रहा है, या वो क्या है? इंटरेस्टेड टू डिनाई है, तो इन दोनों सूरतों में आप क्या फाइल करेंगे? आप फाइल करेंगे डिक्लेरेशन। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें कि डिक्लेरेशन में ये लफ्ज याद रखना, ये पेपर में ये वाला लफ्ज आना ऐसे ही, नो फर्दर रिलीफ। नो, मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपकी चीज आपके पास है तो, आपकी चीज आपके पास है तो, मोबाइल किसका? नहीं, वो अभी हमारी डील वो वाली होनी कोई नहीं है किसके पास? मेरे पास। अब आप कौन सा दावा करेंगे यहाँ पे? डिक्लेरेशन या पोजेशन का?
किसके पास है ये? आपके लीगल राइट नहीं, ये किसका है? उसका है किसके पास? आपके पास पोजीशन है, आप मेरे पास क्या है इसकी? परफॉर्मेंस करेंगे, आपका इसकी पोजीशन है तो हम इसका करेंगे। समरी ट्रायल होगा सर। मेरे पास पोजेशन है ना, तो आप रिकवरी ऑफ पोजेशन में जा सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन कब है? डिक्लेरेशन है कि ये फ़ोन किसके पास पड़ा है? ये पड़ा हुआ है, ये मेरा है। फ़ोन किसका है भी उसका, पड़ा भी किसके पास है? उसके पास। मैं बाहर खड़े होकर क्या कह रहा हूँ? ये मेरा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिनाई। किस चीज़ का? जो उसकी चीज़ उसके पास है। अब आप क्या फाइल करेंगे? डिक्लेरेशन, क्योंकि आपको अदालत से और कुछ नहीं चाहिए। और अगर ये फ़ोन मेरे पास हो तो क्या किसका कब्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो कब्जा क्या होता है? फर्दर रिलीफ। तो जहां फर्दर रिलीफ हो वहां पर डिक्लेरेशन नहीं होती। डिक्लेरेशन कहां होती है? जहां पर फर्दर रिलीफ। तो यहां पर इसको पोजेशन फाइल करनी, क्योंकि इसको क्या चाहिए? पोजेशन। और अगर ये फ़ोन इसका है तो क्या इसको पोजेशन चाहिए? नहीं। तो अब ये किस में चला जाएगा? डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन कब होगी? डिक्लेरेशन तब होगी कि जब आपको फर्दर रिलीफ ना चाहिए हो। आपकी चीज़ आपके पास, कोई बंदा उसका इनकार कर रहा है कि नहीं जनाब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसलिए हम अदालत में जाकर उससे क्या ले लें? एक रिलीफ लें, जिसको क्या कहें? सूट फॉर डिक्लेरेशन की सूरत में। एक होता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? मुहस्सिल। ये आमतौर पर जब कारोबारी मामला चल रहे होते हैं, कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए, या कोई ऐसे मामले हो जाएं, तो हम अदालत में जाते हैं कि जनाब ये तो इससे पैसे लेकर दें। वो कहते हैं मेरे को तो कुछ है ही नहीं, जो है बस है, आ रहे हैं तो जा रहे हैं। तो फिर आप अदालत को दरख्वास्त देते हैं एक मुहस्सिल अपॉइंट करें, एक रिसीवर अपॉइंट करें, जो इसकी इनकम को क्या करे? रिसीव करे और अदालत को दे, ताकि अदालत अगले बंदे को जिसको देना है उसको दे। जैसे आपकी पेमेंट्स फंसी हुई हैं, आपके खिलाफ अदालत का फैसला आ गया, आप कहते हैं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो पैसे किधर है? जो लोगों के पास मेरी पेमेंट्स क्या है? फंसी हुई हैं। तो कोर्ट क्या अपॉइंट कर देगा? रिसीवर। कि जी इसकी जो पेमेंट्स फंसी हुई हैं वो आप उधर से क्या करें? रिसीव करें। और किसको दें? आके अदालत को। अदालत जिसको देना चाहे तो दे सकती है। तो ये क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। और सबसे अहम और आखिरी, इसमें जो एक सवाल कन्फर्म आना ना जो इसमें से, वो ये है कि बताएं कि इंजंक्शन कौन सा रिलीफ है? इंजंक्शन, ये लफ्ज ये पक्का आप जहन में रख लें, कौन सा रिलीफ है ये? प्रिवेंटिव। इन सब में प्रिवेंटिव रिलीफ कौन सा है? इंजंक्शन। ये प्रिवेंटिव रिलीफ कौन सा होता है? प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है? बचना, किसी चीज के होने से पहले बचना। तो ये प्रिवेंटिव रिलीफ है कि अभी तक आपका नुकसान हुआ नहीं है और आप अदालत में जाएं कि जनाब इसको रोकें ताकि मेरा नुकसान हो ही ना। तो उस मकसद के लिए जो आप रिलीफ लेते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव रिलीफ। और प्रिवेंटिव रिलीफ किस शक्ल में होता है? इंजंक्शन। पेपर के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि इंजंक्शन की कितनी टाइप है? 2। कौन सी? एक है टेम्पोरेरी और एक है परपीचुअल। कौन सी है? परपीचुअल। परपीचुअल परमानेंट को कहते हैं, और टेम्परेरी जो स्टे ऑर्डर वगैरह हम लेते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी के मुताबिक, और परपीचुअल इंजंक्शन इस कानून के मुताबिक। इसमें फिर 2 किस्म की होती हैं, एक होती है मैंडेटरी और एक होती है नेगेटिव। मैंडेटरी और नेगेटिव। मैंडेटरी कौन सी होती है? कि जिसमें अदालत कहे कि आप ये, वैसे इंजंक्शन होती क्या है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और नॉट टू डू। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और नॉट टू डू। जहां पर आप कहते हैं कि जनाब आप इसको हुक्म दे कि ये काम करे या ये इस काम से क्या करे? रुक जाए, तो ये है इंजंक्शन। तो अदालत कहे कि ये काम करो, तो कौन सी इंजंक्शन होगी? मैंडेटरी। अदालत कहे कि ये काम आपने नहीं करना, ये कौन सी इंजंक्शन हो जाएगी? नेगेटिव इंजंक्शन। नेगेटिव इंजंक्शन में जहाँ पे अदालत किसी शख्स को एक काम करने से रोक दे, और मैंडेटरी जहाँ पर अदालत किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करे, ये मैंडेटरी और नेगेटिव इंजंक्शन है। ये सारे हमारे कौन से रिलीफ हैं? स्पेसिफिक रिलीफ हैं, जो कि इस कानून के तहत कोर्ट में ग्रांट। सब के सातों के साथ क्या है? कोर्ट शैल नहीं है, सातों के सातों रिलीफ कोर्ट में ग्रांट। और प्रिवेंटिव कौन सा है इनमें से? इंजंक्शन। बाकी में से सवाल कैसे आएंगे? इस तरह जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया ना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें तो 100% 10 सवाल सिर्फ यहाँ से आ जाने हैं। इसमें से 10 सवाल कन्फर्म आपके। अब ये पेपर आएगा 17 दिसंबर को, आप चेक कर लीजिएगा।